हुआ सर? मैम रिकॉर्डिंग ऑन हो रही थी। अब शुरू ओके करते हैं। ओके ओके। नमस्कार। जश्न आज़ादी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय ऑनलाइन कार्यशाला की तीसरी कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बीएम रुइया गर्ल्स कॉलेज के हिंदी विभाग एवं आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अचीवमेंट @75 राष्ट्रीय ऑनलाइन कार्यशाला मोबाइल ऐप में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में मैं राम लखन पाल आप सभी आदरणीय गुरुजनों, विद्वज्जनों, सहयोगियों तथा प्रिय छात्राओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्त्री शिक्षा के प्रति समर्पित मारवाड़ी सम्मेलन के सम्मानित पदाधिकारियों एवं सदस्यों के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज की कार्यशाला के वक्ता तकनीकी हिंदी के मूर्धन्य विद्वान आदरणीय श्री विजय नगरकर जी सर का हार्दिक स्वागत करते हुए हम गर्व का अनुभव करते हैं। हम सभी की प्रेरणा स्रोत प्राचार्य डॉक्टर संतोष कौल मैडम, जूनियर कॉलेज के उप प्राचार्य श्रीमती क्षमा मैडम, मनोविज्ञान की सहयोगी प्राध्यापिका, काउंसलिंग सेल मंत्रणा की प्रमुख एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की आदरणीय श्रीमती श्रुति मैडम, कॉमर्स विभाग की प्रमुख एवं IQAC के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नूरजिया काजी मैडम, आप सभी का आज की कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम हार्दिक स्वागत करते हैं मुंबई एवं मुंबई के बाहर से जुड़ने वाले अपने सभी आदरणीय गुरुजनों, सहयोगियों, छात्र एवं छात्राओं का। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं महाविद्यालय के डिग्री एवं जूनियर कॉलेज के अपने सभी सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापिकाओं तथा नॉन टीचिंग स्टाफ का। विशेष रूप से स्वागत है आज के कार्यशाला में जुड़ने वाली महाविद्यालय की प्रिय छात्राओं का। यह ऑनलाइन कार्यशाला निर्विघ्न रूप से चल सके, इसके लिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कार्यशाला के दौरान सभी सहभागी अपना ऑडियो और वीडियो ऑफ रखेंगे। कार्यशाला के अंत में फीडबैक लिंक गूगल मीट के चैट बॉक्स में भेजा जाएगा। सभी सहभागी को भरने के पश्चात ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। हमारा सभी सहभागियों से अनुरोध है कि आप हमारे निवेदन का मान रखेंगे। महाविद्यालय की सांस्कृतिक परंपरा रही है कि हम अपने प्रत्येक कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय की प्रार्थना से करते हैं। प्रस्तुत है आदरणीय श्रुति मैडम की सुमधुर आवाज में महाविद्यालय की प्रार्थना। कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू ईशा मसीह, हर नाम में तू समा रहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमारा महाविद्यालय एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय से संलग्न है। प्रस्तुत है एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय का कुल गीत। आप सभी से निवेदन है कि विश्वविद्यालय गीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि हमारा भारत आजादी के 76वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। पिछले 72 वर्षों से हिंदी एक राजभाषा के रूप में हम भारतीयों को एक दूसरे से जोड़ने व हमारे विचार विनिमय का माध्यम रही है। यह सच्चे अर्थों में भारत के जनमन की भाषा है। कंप्यूटर और मोबाइल के दौर में हिंदी भाषा ने तकनीक के नवीनतम प्रवृत्तियों को इस प्रकार आत्मसात किया है कि आज दुनिया की सभी अत्याधुनिक तकनीकों को यह बड़ी सहजता से प्रयोग करने में सक्षम बन चुके हैं। आज की कार्यशाला में हम सभी आदरणीय श्री विजय नगरकर जी से मोबाइल ऐप में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की अत्याधुनिक तकनीक को जानने व सीखने के लिए यहाँ गूगल मीट के इस मंच पर हम जुड़े हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आज की कार्यशाला के वक्ता के रूप में हमारे महाविद्यालय को के धनी आदरणीय श्री विजय नगरकर जी, सेवानिवृत्त राजभाषा अधिकारी BSNL अहमदनगर महाराष्ट्र का हमें सानिध्य मिल रहा है। अहमदनगर महाराष्ट्र के नेवासा नामक गांव में जन्मे श्री विजय नगरकर जी पुणे विश्वविद्यालय और औरंगाबाद विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत हिंदी अध्ययन मंडल के इन दोनों विश्वविद्यालय के नामित सदस्य रहे हैं। सराफ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अहमदनगर महाराष्ट्र में भी कार्य कर चुके हैं। BSNL अहमदनगर से राजभाषा अधिकारी के रूप में आप सेवानिवृत्त हुए हैं। आपका राजभाषा मानस
नाम से हिंदी ब्लॉग है, जिस पर आप लगातार सक्रिय रहते हैं और अपने ब्लॉग के माध्यम से हम सभी साहित्य के सुधी पाठकों और श्रोताओं को राजभाषा हिंदी और उससे जुड़ी तमाम नवीनतम जानकारियों से हमें सक्षम बनाते हैं। तकनीकी हिंदी, अनुवाद, राजभाषा हिंदी प्रचार प्रसार, हिंदी मराठी साहित्य में सर आपकी विशेष रुचि रही है। सर आपको समय समय पर आपके लेख और पुस्तकें प्रकाशित होते रहे हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। मराठी से हिंदी में अनुदित आपकी किताब है 1857 का संग्राम, जिसे एनबीटी नई दिल्ली से प्रकाशित जो हुई है। डिजिटल हिंदी की यात्रा आपकी पुस्तक का नाम है, जिसे एशियन प्रेस बुक कोलकाता ने पब्लिश किया है। सचित्र संत महिपति ताहरा बादरकर बुक मीडिया पब्लिशर पौंडीचेरी से प्रकाशित हुई है। शब्द मुद्रा शब्द व्युत्पत्ति ई बुक है आपकी। समकालीन भारतीय साहित्य साहित्य अकादमी नई दिल्ली से आपकी प्रकाशित पुस्तक है, जिसमें अनुदित मराठी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। राजभाषा हिंदी कार्यशाला, तकनीकी हिंदी, सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी संबंधित अनेक लेख राजभाषा भारती, विश्व हिंदी अभिव्यक्ति, रचनाकार में प्रकाशित हुई हैं। सर आपको आपकी साहित्य में योगदान के लिए, आपकी उपलब्धियों के लिए समय समय पर आपको पुरस्कृत किया जाता रहा, सम्मान प्रदान किया जाता रहा, जिनमें से 2014 में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य के सचिव के नाते उत्कृष्ट हिंदी कार्य हेतु तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रमाण पत्र से आपको सम्मानित किया गया है। सर आपको 2015 में राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय मुंबई के क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं आज की कार्यशाला में सर आपका महाविद्यालय की ओर से हृदय से हार्दिक स्वागत करते हुए सर आपको अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। सर आप सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार। बीएम रुया गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य संतोष कौल कागजी, डॉक्टर रामलखन पाल जी, डॉक्टर सुनीता मिश्रा जी और सभी छात्राओं को सादर नमस्कार। मैं बीएसएनएल तकनीकी क्षेत्र से मैं काम करता था और जब मेरी काम करने की शुरुआत हुई तब हमारे ज़माने में कार्बन पेपर था और स्टेंसिल, आज तो भूल गए सब उस बात को लोग, और ट्रेसिंग पेपर निकालना, टाइप करना, ये बातें होती थी। तो मुझे हिंदी का टाइपराइटर बहुत दिनों के बाद मिला और उसमें हम काम करते थे और कुछ दिनों के बाद कंप्यूटर का प्रवेश हुआ तो कार्यालयों के सभी अनुभागों में कंप्यूटर आ गया था। उस पर अंग्रेजी में काम शुरू हुआ था। तब मुझे भी लगता था कि हिंदी में भी कंप्यूटर होना चाहिए, हम कंप्यूटर पर भी हिंदी काम कर सकते हैं। इस दिशा में हमने जब मैं सीडैक गया था तो वहाँ पर हमने देखा कि कुछ फॉन्ट का निर्माण किया जा रहा था और कुछ कीबोर्ड का भी निर्माण किया जा रहा था। तो उस ज़माने में कंप्यूटर काम शुरुआत करना बहुत कठिन था, लेकिन धीरे धीरे हिंदी आगे बढ़ी। कंप्यूटर से आज मोबाइल तक आ गई है और मोबाइल अपना एक मित्र समझिए, परिवार का सदस्य हुआ है और उससे गुरु है, मार्गदर्शक है, सहकारी है, वो सभी भूमिकाओं को अदा कर रहा है। तो मैंने ये देखा कि जब मैं रिटायर हो रहा था तब मोबाइल आ गए थे, मोबाइल के ऐप आ गए थे और उस ज़माने में हम कंप्यूटर पर सिस्टम में काम करते थे और हमें कुछ काम दिया जाता था अनुवाद का वगैरह। तो मैंने सोचा कि हम मोबाइल पर काम करना शुरू किया था। मैंने जैसे फ्री में, मुफ्त में बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलते हैं गूगल प्ले स्टोर पर, उसको आजमाया और देखा कि मैं मोबाइल में भी काम कर सकता हूँ। भले मैं ऑफिस में न हो, बाहर हो, काम कई जगह हो, यात्रा पर हो, वहाँ पर भी अगर मुझे कहा जाता है कि ये इस लेटर का अनुवाद करके दीजिएगा या पत्र तैयार करके दीजिएगा तो मैं कर देता था। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है
और कंप्यूटर पहले ये भाषा शिक्षण में एक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। इसलिए प्रथमतः एक मैं किस्सा आपको सुनाता हूँ। मैं दिल्ली गया था 25 साल पहले प्रशिक्षण के लिए। तब वहाँ पर मुझे बताया गया था कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी उन्होंने की थी, और उनका विषय था उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर जो हिंदी बोली जाती है, तो उस पर उन्होंने काम किया था। तो उस काम के दौरान वो वहाँ गए थे, तो बॉर्डर पर। तो वहाँ पर जैसे हमारे सिंधी है, जैन है, मारवाड़ी है, तो इन लोगों की व्यवसाय से एक रूस भाषा से मिश्रित एक हिंदी का जन्म हुआ था। तो उसको समझने के लिए वह वहाँ गए थे, और वहाँ उन्होंने देखा कि एक जगह दो महिलाओं में झगड़ा हो रहा था। तो वो एक औरत ने दूसरी औरत को एक गाली दी, और वो गाली सुनकर वो औरत तत्काल रोने लगी। तब डॉक्टर तिवारी जी को आश्चर्य हुआ, हमारे भारत में ऐसा तो होता नहीं है। आमतौर पर आधा घंटा 1 घंटा झगड़ा होता रहता है और उसके बाद रोना धोना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने पूछा कि हमारे यहाँ भी गाली होती है भारतीय भाषाओं में, लेकिन उसका प्रभाव तो इतना नहीं है कि ये गाली सुनकर तत्काल वो औरत रोने लगी है। तो उन्होंने उस रूसी दुभाषियों को पूछा कि इस गाली का मतलब क्या है। तो दुभाषी कहने लगा, छोड़ दीजिए सर, ये अच्छी गाली नहीं है, हम इसको अच्छी तरह से समझते नहीं है, इसमें संस्कार नहीं है। तो कहने लगे, नहीं भाई, कोई भी गाली हो, मैं उसको सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। तो ध्यान से सुनिए, उस गाली का अर्थ था कि तेरा बच्चा बड़ा होकर तूने सिखाई हुई भाषा भूल जाए। तो डॉक्टर तिवारी बोली, ये गाली है? हाँ जी, हमारे देश में बहुत बड़ी गाली मानी जाती है कि अगर कोई बच्चा अपनी माँ ने सिखाई हुई भाषा भूल जाता है, अपने समाज से, परिवार से, देश से अगर टूट जाता है, तो उसका मतलब क्या है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी भाषा के संदर्भ में। और भाषा एक ऐसा आमतौर पर एक ऐसी धारणा होती है, गलत धारणा, कि ये अनप्रोडक्टिव वर्क है, ये अनुत्पादक बात है। उत्पादन क्या है इसमें? तो इस पर भी हमने काम किया, देखा। तो हम देखते हैं कि हमारा जो मीडिया है, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रेस मीडिया हो, आपकी बॉलीवुड फिल्म है, इंडस्ट्री है, तो इसमें भाषा का महत्व है, सभी जगह है। संगीत में है, साहित्य में है, नाटक में है, सभी जगह है। तो भाषा कोई अनुत्पादक नहीं होती है। और मैं अपने छात्रों को बताना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़कर भाषा सीखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप एक अलग पहचान निर्माण करते हैं। भले ही आप बीए एमए हिंदी होते हुए अलग क्षेत्र में जाते हैं, या आप पत्रकारिता में जाते हो, या कहीं एडवर्टाइजिंग में, विज्ञापन में जाते हैं, या कुछ रंगमंच पर, फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, तो भाषा का महत्व है, ये आपको सहायक है। ये बात मैं आपको बताना चाहता था। और बात चल रही थी हमारी मोबाइल की। तो देखिए कि पहले कंप्यूटर शुरू हुआ, तो कंप्यूटर पर भी भाषा प्रशिक्षण शुरू हुआ था अनेक देशों में। तो उसको कहते थे कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, कॉल, ये था, ये तकनीक था। और हमने कंप्यूटर पर भाषा सीखना शुरू किया था, उच्चारण सीखना, शब्दकोश देखना, ये बातें सब इसमें आ गई थी। इसके बाद धीरे धीरे अब कंप्यूटर का स्थान बदल कर हमारे हाथ में मोबाइल आ गया है। मोबाइल भी एक छोटा कंप्यूटर ही है, सभी सुविधा उसमें है, जो हम कंप्यूटर में पाते हैं वही है। तो उसके बाद जो प्रणाली शुरू हो गई, मोबाइल असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, इस पर भी अनेक देशों में रिसर्च हुआ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसमें भी काम हुआ है, और बहुत सारे देशों ने अलग अलग अपने शैक्षिक ऐप बनाए हैं मोबाइल के लिए। पहले एक ज़माना था कि हम कॉलेज स्कूल में जाते थे, मोबाइल अगर देखता है तो हमारे जो टीचर थे वो उसको जब्त करते थे, और फिर हमें बहुत ये होता था कि मोबाइल नहीं रखना है। हम कॉलेज में आते हैं तो ठीक है, आज साइलेंट लगते हैं। लेकिन कुछ देशों में अब ये शुरू हो गया है कि कॉलेज या स्कूल में मोबाइल ऐप द्वारा भाषा प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये तकनीक बहुत विकसित हुआ है। और दूसरा है रोबोटिक असिस्टेंट लैंग्वेज लर्निंग, ये आने वाली पीढ़ी के लिए है। अब देखिए कि जैसे हम फिजिकली रूप से आपके सामने बात करते हैं, बोलते हैं, उसी तरह शायद कुछ दिनों के बाद आपके सामने रोबोटिक बैठेगा और आप उसको प्रश्न पूछेंगे, वो व्याख्यान देगा,
आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। ये भी आने वाला समय है। तो इस समय की नब्ज को पहचानना है। समय जैसा बदलता है उस तरह से हमें भी बदलना होगा। हमने भी, जब मैं पुणे यूनिवर्सिटी में, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ स्टडीज में था, तब वहाँ के जो पुराने प्राध्यापक थे वो बोलते थे कि इसका क्या मतलब है कंप्यूटर का और इसका, हमारे इसमें हम तो साहित्य पढ़ाते हैं। लेकिन जब यूजीसी गाइडलाइन आ गए कि जिसमें 10-15 मार्क का के लिए कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स इसका प्रावधान हुआ, तब ये 25 साल पहले मैं पुणे यूनिवर्सिटी में मेंबर था। तब हमने कंप्यूटर के बारे में बहुत सारे, उनको मैंने सीडी देकर उसमें सॉफ्टवेयर दिए थे, और मैंने अनेक कॉलेज में इसमें व्याख्यान दिए थे। और मुझे आनंद है कि मैंने देखा कि स्कूल के बच्चे ये तकनीक बहुत अच्छी तरह से तत्काल उसमें मास्टरी प्राप्त करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत जिज्ञासा होती है, ज्ञान होता है कि हमारे घर में भी देखिए, हमारे मोबाइल में कुछ गड़बड़ हो गई तो हम अपने बच्चों को बुलाते हैं कि देखिए भाई इस मोबाइल में क्या है, क्या हो रहा है, तो तुरंत उसको दूर कर देता है। तो इसीलिए हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए मोबाइल एक सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपनी भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा या कोई भी भाषा, विश्व की भाषा को हम पढ़ सकते हैं। तो आइए, आज के इस मेरे पावर पॉइंट में मैं आपको कुछ बातें या ऐप ऐसे दिखाऊंगा कि जिससे आपको मालूम होगा कि हम भाषा कैसे सीख सकते हैं। सर, मैं शेयर कर सकता हूँ? जी सर, जी सर। ओके ओके। एक मिनट ना जी। जी, दिख रहा है आपको? हेलो, हाँ जी दिख रहा है ना जी? मोबाइल ऐप में राजभाषा हिंदी के सर, प्रयोग अभी नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है जी? एक नहीं मिनट, ठीक है। हाँ सर, अब आई, अब आ रहा है स्लाइड ना? आई। ठीक है, ठीक है। यस सर, अब आ गई? जी दिख सर। रहा है? अच्छा, ठीक है। हाँ यस सर, यस सर, यस। मोबाइल ऐप में राजभाषा हिंदी के प्रयोग, इस पर मैंने कुछ काम किया था और देखा कि बहुत सारे ऐप उसमें हैं। मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ और राजभाषा के रूप में बीएसएनएल से। तो आगे हम देखते हैं, मोबाइल की सहायता से भाषा शिक्षण, जिसका मैंने जिक्र किया था, मॉल। ये आपसे हेलो दिखाई दे रहे हैं ना? हेलो। जी, सर, आप स्लाइड शो रन कीजिए तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, नहीं तो बहुत छोटा दिख रहा है। ओके ओके, ठीक है जी। इसको कैसे करना है? ठीक है। सर, ऊपर देखिए, मेनू बार में स्लाइड शो दिख रहा है। हाँ जी जी जी, जी जी उसमें हाँ, फ्रॉम बिगिनिंग अब जी दिख रहा है जी। जी, अब बराबर है। ठीक है। तो मोबाइल की सहायता से भाषा शिक्षण, मोबाइल असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। मोबाइल शिक्षण की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि मोबाइल ये सर्वव्यापी है, उसमें सभी आप संपर्क कर सकते हैं, दे सकते हैं, और उसमें मोबाइल टूल का आकार पोर्टेबल है, इसलिए बहुत आसान है भाषा शिक्षण के लिए। मिश्रित तकनीक है, यानी इसमें वॉइस, ऑडियो और ध्वनि, अक्षर इंटरैक्टिव है।
ये मिश्रित तकनीक का अक्षर संवाद और रिकॉर्ड भी हम कर सकते हैं, ये भी सुविधा इसमें है। ये निजी है, अपना पर्सनल है, इंटरैक्टिव है, सहयोगी और त्वरित जानकारी इससे हासिल की जा सकती है। और शिक्षार्थियों के लिए सही समय पर सही जगह पर सीखने का प्रामाणिक आनंद इससे प्राप्त हो सकता है। सक्षम शिक्षा का एक आधार ढांचा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे बहुत सारे मोबाइल ऐप हो रहे हैं अनेक संस्थाओं के, तो उसमें हमें आगे देखना है। मोबाइल ऐप सीखने के लाभ है, ये प्रभावी, सृजनशील और हर समय उपलब्ध है। आप एक प्रभावी काम कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप मोबाइल ऐप का प्रयोग करते हैं तो। और सृजनशील है, इसमें आप कुछ भी अनेक तरह से तकनीक द्वारा, आपके साहित्य द्वारा या आपकी जानकारी है उसको अलग तरह से सृजन कर सकते हैं। प्रयोगकर्ता काम करते हुए सीखता है। हम देखते हैं कि कोई भी जो तकनीक होती है प्रथमतः वो बहुत कठिन क्लिष्ट लगती है, लेकिन जैसे धीरे धीरे हम उसमें काम करने लगते हैं तो वो आसान होता है वो सीखना भी। ज्ञान अर्जन और संचय में वृद्धि होती है कि हमने देखा है कि पहले हम किताब को ढूंढते थे लाइब्रेरी में जाके, क्योंकि किताब मिलती नहीं थी, किसी और के पास गई होती है। तो अब ये है कि मोबाइल में आपको पूरा ई लाइब्रेरी है, उसमें आप पुस्तक पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं किंडल द्वारा। और जैसे हम ये जो से ज्ञान संचय होता है उसमें कम लागत में सफल प्रशिक्षण इसमें प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आजकल स्मार्ट मोबाइल भी बहुत कम कीमत में मिलने लगे हैं और ये अधिक आकर्षक भी है और इसका एक्सेस जो कहते हैं ज़्यादा पहुंच भी ज़्यादा संभव है। उच्च पूर्णता दर, यानी हम जो कहते हैं कि हमारा जो आउटकम है कि पूर्णता सफलता दर है वो भी पूर्णता अच्छी है, उच्च स्तर पर है। निरंतर सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है मोबाइल ऐप। ये हो गई बेसिक बात। अब पहला मोबाइल ऐप जो है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने लीला राजभाषा नाम का एक सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप उपलब्ध किया है। वो गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है मुफ्त में। आप इसे जरूर आपके मोबाइल में डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए भारत सरकार ने बहुत खर्चा किया है। सीडैक है और इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, राजभाषा विभाग है, अनेक प्राध्यापक है, इन्होंने मिलकर ये लीला राजभाषा सॉफ्टवेयर बनाया, मोबाइल ऐप बनाया हुआ है। तो राजभाषा विभाग का लीला का मतलब होता है लर्न इंडियन लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धि द्वारा आप भाषा को पढ़े, सीखे, समझे। तो ये कृत्रिम बुद्धि का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका भी उसमें तकनीक का प्रयोग किया हुआ है। हिंदी सीखने के लिए एक बहुमीडिया आधारित ये है, मल्टीमीडिया आधारित है। जैसे हम आवाज है, ध्वनि है, दृश्य है और इंटरैक्टिव है। ये है बुद्धिमान स्वयं शिक्षक उपकरण है। ये जो उपकरण है ये बुद्धिमान भी है। सभी इसमें शब्दकोश है, व्याकरण है, सभी पत्राचार है, भाषा संबंधित कुछ बातें उसमें बताई गई है। हिंदी भाषा अपनी मातृभाषा द्वारा सीखे। इसकी एक खासियत है कि इस ऐप द्वारा आप अपनी मराठी भाषा के माध्यम से, अगर जिसकी मराठी भाषा मातृभाषा है तो अपनी मराठी भाषा के माध्यम से वो हिंदी भाषा सीख सकता है। अगर कोई तमिल छात्र है जिसकी मातृभाषा तमिल है, वो भी छात्र तमिल भाषा द्वारा हिंदी भाषा को समझ सकता है, सीख सकता है। ये कुल 22 भाषाओं का उन्होंने इसमें सपोर्ट दिया हुआ है, तो उसके द्वारा हम अपनी हिंदी को पढ़ सकते हैं। इसमें भारत सरकार के 3 कोर्स दिए हुए, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, आमतौर पर केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और ये कोर्स भी आपको भी जानना बहुत जरूरी है कि सरकारी कार्यालय में किस तरह से काम किया जाता है, या पत्राचार होता है, डीओ लेटर लिखना, मेल करना, ये सब जानकारी इसमें है। इसमें कार्यालयीन पत्राचार, मसौदा, टिप्पणी, शब्दकोश भी है। इस देखिएगा लीला राजभाषा जो ऐप है, मोबाइल ऐप, इसमें शब्दकोश को भी शामिल किया गया है। तो आपको दूसरा कोश देखने या ऐप देखने की जरूरत नहीं, उसमें भी एक अपना इंटीग्रेटेड शब्दकोश दिया हुआ है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गया लीला राजभाषा की बात। अब दूसरा जो मोबाइल ऐप है भारत सरकार ने तैयार किया हुआ है, CSTT शब्दकोश। ये तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार का ऐप है
एक महत्वपूर्ण ऐप है कि इसमें तकनीकी पारिभाषिक शब्दकोश का निर्माण किया गया है। जैसे आप बैंक में काम करते हैं तो बैंक संबंधित तो आपको शब्दकोश वहां मिलेंगे। आप रेल डिपार्टमेंट में काम करते हो तो रेल संबंधित, पोस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो पोस्ट डिपार्टमेंट संबंधित। ये विभिन्न मंत्रालयों के लिए एक आवश्यक कोश उन्होंने बनाया हुआ है। और ये जो आजकल प्रिंटेड बुक्स मिलते थे वही उन्होंने ऐप में उसको ढाल दिया है। और तकनीकी अनुवाद करने तो बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत सरकार का सुझाव है कि कोई भी हम अनुवाद करते हैं, तकनीकी है या किसी विशेष क्षेत्र का, तो वो विशेष क्षेत्र के संबंधित जो शब्दकोश भारत सरकार ने बनाया है, तकनीकी शब्दावली आयोग ने, इसका प्रयोग करना चाहिए। तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये तकनीकी शब्दावली आयोग का जो शब्दकोश है वो आप देखिएगा। भाषा संगम ये बहुत बड़ा अभियान भारत सरकार ने लिया हुआ है कि हमारा देश में बहुभाषिक देश है, 22 भाषा है और अलग अलग भाषाओं में हम काम करते हैं, अनेक प्रांतों में जाते हैं, तो उस भाषा का भी ज्ञान, बेसिक ज्ञान होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से भारत सरकार ने भाषा संगम नाम का एक मोबाइल ऐप बनाया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत ये शिक्षा विभाग ने बनाया हुआ है और इसमें भारतीय भाषाओं को ऑनलाइन आप सीख सकते हैं और ये सीखने के बाद इसका एक ई प्रमाण पत्र भी आपको मिलता है। मातृभाषा द्वारा भी भाषा शिक्षण इसमें उपलब्ध है। जैसे मराठी में अगर मैं तमिल सीखना चाहता हूँ तो मराठी माध्यम से तमिल सीखूंगा या हिंदी माध्यम से भी मैं अन्य दूसरी भाषाओं को पढ़ूंगा, ये बात उसमें है। इसमें सचित्र ध्वनि और शब्दार्थ भी दिए हुए हैं और उपयोगकर्ता पाठ प्रश्न उत्तर सटीकता, यानी जो हम इसका प्रयोग करेंगे तो उसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं ऑनलाइन, उसको भी हम उत्तर दे सकते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करने पर ई प्रमाण पत्र आपको मिलता है और ये भारत सरकार का ई प्रमाण पत्र है। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर नौकरी के लिए तमिलनाडु जाते हैं और तमिल भाषा आप इसमें सीखते हैं तो ये प्रमाण पत्र इसमें जोड़ सकते हैं आप, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में काम करने के लिए जा रहे हैं इसका बेसिक ज्ञान आपको है उस भाषा का। इसके लिए प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। और आने वाले दिनों में ये भाषा संगम मोबाइल ऐप दिन ब दिन उसको बड़ा अपडेट कर रहे हैं, अद्यतन कर रहे हैं और आपके सुझाव उसमें आवश्यक है। जो भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, प्राध्यापक है, प्राचार्य है, छात्र है, उनसे एक नम्र निवेदन है कि आप इसको फीडबैक देते जाइए। कोई भी मोबाइल ऐप है भारत सरकार ने बनाया है तो उसमें उन्होंने संपर्क सूत्र उसमें दिए हुए हैं, उस पर आप कांटेक्ट करके आपकी जो भी सुझाव है, अड़चन है, कठिनाई है, वो बताइएगा। मूलभूत भाषा प्रशिक्षण और व्यवहारिक पाठ इसमें दिए गए। जैसे हम बाजार में जाते हैं तो बाजार की जो भाषा होती है उसके भी उसमें पाठ है। अगर हम किसी पर्यटन के लिए जाते हैं तो पर्यटन पर जो होटल में बात करना या किसी व्यक्ति से, नागरिक से बात करना, ये भी उसमें पाठ दिए हुए हैं। तो भाषा संगम एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसमें आपकी सहभाग होना बहुत जरूरी है और आपके मोबाइल में ये होना भी बहुत जरूरी है। तो ये गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो इस तरह का इसका लोगो है, भाषा संगम, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत इसमें बनाया हुआ है। तो ये आपके मोबाइल में होना बहुत जरूरी है। हम दूसरी मोबाइल ऐप के बारे में देखते हैं कि वर्ड नेट, ये आईआईटी मुंबई में ने बनाया हुआ है। सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी आईआईटी मुंबई में एक संस्थान है। वहाँ के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य और उनके टीम ने शब्द तंत्र वर्ड नेट की योजना पर काम शुरू किया है। ये यूनाइटेड नेशंस की योजना है। ये यूनाइटेड नेशंस ने ये योजना बनाई है कि किसी भी देश की जो भाषा है, उसके शब्द है, उसका भंडार वो उसमें बना रहे हैं, शब्दकोश बना रहे हैं कि उनका वर्ड नेट, जैसे कहता है कि भाषा को, शब्दों को जोड़ने वाला पुल, वो यूनाइटेड नेशंस यूनो बना रहा है और यूनो की ये प्रोजेक्ट है। तो उसके तहत ये प्रोजेक्ट मुंबई में आईआईटी मुंबई को दिया हुआ है और उस पर काम जारी है। तो ये विश्व की सभी भाषाओं का नेटवर्क करने वाला है। आने वाले दिनों में आप अपना मोबाइल लेकर अगर जर्मनी में जाते हैं, फ्रेंच में जाते हैं, तो वहाँ के नेम प्लेट या वहाँ के उच्चार सुनकर आपके मोबाइल स्क्रीन पर वो जो बोल रहा है वो आप सुन सकते हैं अपनी भाषा में, मराठी, हिंदी में। तो
तो ये आने वाला समय में ये बातें हो रही है, इस पर भी काम हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे विश्व स्तर पर जो वर्ल्ड नेट बन रहा है उसमें हमारी भाषा के शब्द जो है कौन से जा रहे हैं नहीं जा रहे, तो ये भी देखना होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप है अमरकोश, जो आमतौर पर जो भाषा का प्रशिक्षण देते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि संस्कृत का ये कोश है, बहुत लोकप्रिय है। हमारी भाषाओं को समृद्ध करने में अमरकोश का एक महत्व विशेष है। और लेखक, भाषा विद्वान, अनुवादक, मीडिया कर्मी, शिक्षक के लिए बहुत सहायक है। ये भी अमरकोश का, इसमें भारतीय परंपरा, धर्म, सामाजिक शब्दों का महासागर है। जैसे मैं लिखूंगा अर्जुन, तो अर्जुन के जितने भी नाम हमारे ग्रंथों में आए हुए, परंपरा में है, सामाजिक शब्द है, तो वो दिखाएगा। जैसे मेरा नाम विजय है, वो भी अर्जुन ही है, अर्जुन का नाम विजय भी है, मैंने देखा। तो ये ऐसे समान बहुत सारे शब्द इसमें आप देखेंगे। ये समान कोश, समांतर भाषा का कोश ही है संस्कृत, और उसमें आप जरूर इसे देखिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि भाषा पर प्रभुत्व करना है तो हमें संस्कृत का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि संस्कृत भाषा से बहुत सारी भाषाओं का विकास हुआ है, संपर्क रहा है, और कुछ विकसित भी भाषाएं संस्कृत से हुई है। और जैसे हम संस्कृत को एक जननी मानते हैं, और संस्कृत की भाषा के जो शब्द है उसको धातु कहते हैं। धातु का मतलब होता है बर्तन बनाना। एक शब्द देते हैं संस्कृत का तो उस संस्कृत से अनेक शब्द बनते हैं, तो इसमें ये शक्ति है। तो इसलिए संस्कृत का भी ज्ञान होना जरूरी है। आगे जाते हैं। भारत सरकार ने ई पाठशाला बनाई है कि जैसे कोरोना काल था, बच्चे घर पर थे और पढ़ाना तो था टीचर लोगों को, शिक्षकों को, छात्र भी घर पर थे, तो उनके मोबाइल में ई पाठशाला ऐप द्वारा भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो इस मिनिस्ट्री ने एनसीईआरटी के जॉइंट, इसमें संयुक्त तत्वावधान में इसका विकास किया हुआ है ई पाठशाला का। ई पाठशाला मोबाइल ऐप द्वारा आप शैक्षणिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी के और जितने भी एजुकेशनल बुक्स है पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसको पढ़ सकते हैं। ये छात्रों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इसमें आप वो पुस्तक ढूंढ सकते हैं कि जो आपको टेक्स्ट के रूप में काम करना है आपको, तो ये भी आप जरूर देखिएगा ई पाठशाला। मेरी आवाज आ रही ना? हेलो? यस सर। हाँ जी, ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूँ, कभी कभी मैं चेक करूंगा कि मैं जी। उमंग, ये भारत सरकार का वेबसाइट आपने देखी होगी। भारत सरकार की वेबसाइट का एड्रेस है india.gov.in। ये अंग्रेजी है, और हिंदी में भारत सरकार की वेबसाइट है bharat.gov.in। इसमें उन्होंने अनेक मंत्रालय, विभाग जोड़ दिए हैं, और हमें पता नहीं होता है कि कौन से विभाग में क्या काम चल रहा है, कौन से विभाग में कौन सा फॉर्म लेना है, कौन से विभाग से योजना चलाई जा रही है। तो इस का महत्व इसलिए जरूरी है कि हमारे मोबाइल में भारत सरकार का ये उमंग जो महापोर्टल उन्होंने बनाया है, सभी डिपार्टमेंट को उसमें जोड़ा है उन्होंने, सभी मिनिस्ट्री को जोड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग इसको भूल जाते हैं, ये होना बहुत जरूरी है। हम भारतीय नागरिक है, तो भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे पास, हमारे मोबाइल में उमंग मोबाइल ऐप होना जरूरी है। उससे हम अनेक विभागों की जानकारी का पता कर सकते हैं, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। और आईटी क्षेत्र का एक विशाल महत्वाकांक्षी योजना है, शायद ये विश्व की बहुत बड़ी योजना है आईटी क्षेत्र की। भारत का तो नाम है ही इसमें आईटी क्षेत्र में। तो ये उमंग के बारे में आप जरूर देखिएगा, उसमें कुछ कठिनाई आती है और कुछ आप साझा करना चाहते हैं तो जरूर उनको संपर्क कीजिएगा। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी स्थान दिया गया है। उमंग ये होना बहुत जरूरी है, आपके इसमें रखिएगा। दूसरी बात यह है कि हम किताब को ढूंढते हैं पुस्तकालय में जाकर, लाइब्रेरी में जाकर, तो पुस्तक कभी कभी उपलब्ध नहीं होती है, या पुस्तक आउट ऑफ डेट चली जाती है, या नामशेष हो जाती है, मिलती नहीं है। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ने एक ऐप बनाया हुआ है कि जिसके द्वारा आप वो पीडीएफ फॉर्मेट में किंडल पर आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारी किताबें अपलोड की है भारत सरकार ने, अनेक विषयों की, अनेक
इस पर। ये एक मेरा 1 मिनट, हाँ मेरी बैटरी चेक कर। कंप्यूटर पर बैटरी की समस्या आ रही थी, 1 मिनट। ठीक है। कौन सा चल रहा था हमारा? 1 मिनट। ठीक ठीक। सर 21 स्लाइड चल 20 रही थी। 21 21 20। ओके सर स्लाइड शो कीजिए तो बड़ा दिखेगा। ओके ओके ठीक है। जी आ गई। यस सर। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसमें साहित्य के ई बुक भी है, जैसे प्रेमचंद है, बहुत सारे हमारे जो साहित्यिक है, रेणु है, उसका भी साहित्य उन्होंने अपलोड किया हुआ है। और धीरे धीरे ये काम चल रहा है। ये काम IIT खड़गपुर द्वारा हो रहा है। तो इसमें आपका सहयोग होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो अब तक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में नहीं है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसको सूचित करें। तो उसके लिए काम होना चाहिए। IIT खड़गपुर का तकनीकी सहयोग है। विभिन्न विश्वविद्यालय की सामग्री इसमें शामिल की जा रही है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में। तो ये आप जरूर देखिएगा। इग्नू जैसे ये ऐप है, मोबाइल ऐप, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है कि जो दूर रहकर भाषा सीख सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेस कर सकते हैं, अन्य काम करते हुए, नौकरी करते हुए, अपना रोजगार संभालते हुए। तो ये इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय ने स्नातक, स्नातकोत्तर, अन्य डिप्लोमा उसमें डिजिटल पाठ्यक्रम दिया हुआ है। आजकल वो पूरा पाठ्यक्रम डिजिटल कर रहा है। तो ये फायदा बहुत सारे गरीब जो छात्र है वो भी अपने सॉफ्टवेयर, ये इससे सॉफ्टवेयर से पढ़ सकते हैं। और ये कंटेंट अंग्रेजी के साथ हिंदी में उपलब्ध है। और शैक्षणिक योजना ये भारत सरकार की ऑनलाइन कोर्सेज के लिए बहुत उपयोगी है। मैंने ये देखा है कि ये जो मोबाइल ऐप है इसका प्रयोग करते हुए हमारे महाराष्ट्र के परभनी में ग्रामीण क्षेत्र के जेडपी जिला परिषद के एक टीचर ने कोरोना काल में बच्चों को फ्रेंच और जर्मन सिखाया भाषा, और वो बोलने लगे। और वहाँ की ग्रामीण स्तर के जो मराठी में भी अच्छी तरह से बोलते नहीं, वो अंग्रेजी में बोलने लगी लड़कियां जो 7वीं 8वीं में थी। ये बहुत चमत्कार है। मैं इसे चमत्कार ही मानता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया है, ये जो तकनीक, नई तकनीक आपको मिल रही है, आप बहुत भाग्यवान हो, आपकी पीढ़ी। क्योंकि मैंने देखा है कि 3 पीढ़ी से हम बीच में आ गए। तो मैंने ये देखा है कि ये सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग अगर हम कर सकते हैं तो हम किसी भी क्षेत्र में अपना नाम कमा सकते हैं। बस एक जिज्ञासा होनी चाहिए और एक संकल्प होना चाहिए मन में। और किसी भी क्षेत्र में आपको उस संबंधित यूट्यूब है या बहुत सारे मोबाइल ऐप, इसके द्वारा आप प्रभावी रीत्या उसमें विद्वान हो सकते हैं। और एक भारत सरकार का कोर्स है दीक्षा। दीक्षा का मतलब है शिक्षा देना, दीक्षित करना। तो ये भारत सरकार द्वारा एक मोबाइल ऐप है। इसके सहारे कोई भी छात्र, शिक्षक, संशोधक ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है। इसमें हिंदी सामग्री भी मौजूद है। स्कूल महाविद्यालय के छात्रों के लिए समर्पित है। तो ये दीक्षा का भी आप जरूर काम देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक ऐप है अक्षरमुख। अगर आप हिस्ट्री, इतिहास के बारे में आपको रुचि है, आप प्राचीन मंदिर देखते हैं, वहाँ पे शिलालेख पर कुछ लिखा होता है ब्राह्मी लिपि में या दूसरी लिपि में, आप उसे पहचानते नहीं, समझते नहीं है, तो उसके लिए एक विनोद कुमार जी ने एक पर्सनल लेवल पर एक बहुत अच्छा काम किया है। अक्षरमुख नाम का एक मोबाइल ऐप बनाया है कि जैसे आप किसी पुराने मंदिर जाते हैं तो वहां पर शिला पर कुछ लिखा है, तो उस पे कैमरे द्वारा फोटो निकाल कर उस फोटो में जो लिपि है उसको कन्वर्ट करके आपकी देवनागरी लिपि में आप पढ़ सकते हैं।
ये प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि की पहचान करता है और दक्षिण एशियाई भाषाओं को भी वो समझ सकता है। भारत को छोड़कर दक्षिण एशियाई भाषाओं को भी इसमें साहित्य है, तो ये होना बहुत जरूरी है। मैंने सीडैक में देखा था कि जब 30-40 साल पहले फंड पर काम कर रहा था, रिसर्च हो रहा था, तो वहाँ के विज्ञान जो रिसर्च करते थे उनसे मैं बात करता था, तो मुझे ये बात ध्यान में आई कि उन्होंने सभी भारतीय भाषाओं के फॉन्ट एक ही कीबोर्ड पर आप टाइप कर सकते हैं, उसको कहते हैं इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड। ये सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि एक ही कीबोर्ड पर आप किसी भी भाषा में जाकर टाइप कर सकते हैं। तो ये इंडियन स्क्रिप्ट बोर्ड बनाया था उन्होंने, इंस्क्रिप्ट नाम दिया उसको। और मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने ब्राह्मी लिपि पर रिसर्च किया और ये देखा कि हम ब्राह्मी लिपि पर जो फॉन्ट बनाया उससे द्वारा हम भारतीय भाषाओं के फॉन्ट भी बनाने में सक्षम हो गए। तो आने वाले दिनों में ये जो ऐप है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप किसी भी देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो वहाँ की भी भाषाओं को अपनी लिपि में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। तो मन चाहे भाषा की लिपि में लिप्यंतर इसमें उपलब्ध है। और दूसरी बात ये है कि ब्राह्मी लिपि पर जो रिसर्च हुआ था सीडैक में, उसका फायदा उन्होंने सिर्फ भारतीय भाषाओं के लिए नहीं हुआ बल्कि दक्षिण एशियाई की भाषाओं को भी हुआ, इसलिए कि ब्राह्मी लिपि का संपर्क बुद्ध धर्म का प्रचार के कारण चीन जापान तक है, थाईलैंड मलेशिया, वहाँ की लिपि के लिए भी ये जो उन्होंने रिसर्च किया था ये बहुत उपयुक्त हुआ और वो कमर्शियल हुआ उसका फॉन्ट का काम। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि हमारे सीडैक ने जो लिपि पर काम किया वो विश्व स्तरीय है, तो ये ध्यान देने की बात है। अब देखिए कि हम अपने मोबाइल में टाइप करते हैं अपनी भाषा में, मराठी में, हिंदी में, अपनी भारतीय भाषाओं में, तो गूगल ने एक बहुत अच्छा कीबोर्ड बनाया कि जिसमें हम विश्व की किसी भी भाषा में टाइप कर सकते हैं, भारत की किसी भी भाषाओं में। तो गूगल प्ले स्टोर पर जी बोर्ड आप डाउनलोड करके देखिएगा और इसमें ऐसे भाषा है जैसे मराठी भाषा है, हिंदी भाषा है, इसके जो पैक है वो डाउनलोड करके रख सकते हैं आप। जब आपके पास इंटरनेट होता है, आप ऑनलाइन रहता है, तो ऑफलाइन भी आप उस पर बोलकर टाइप कर सकते हैं, यानी मोबाइल में इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है, आपके ऑफलाइन भी बोलकर आपका जो भी काम है, रिपोर्टिंग है या कुछ प्रोजेक्ट है, तो उसको टाइप कर सकते हैं। बात ये होती है कि ये जो होता है ये व्याकरण शुद्ध भी होता है, लेकिन इसमें कुछ कमियां रहती है, उसको दूर करना है, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो अपनी भाषा अलग होती है, अपना प्रभाव होता है मातृभाषा का, या आवाज ध्वनि का भी प्रॉब्लम होता है, तो उसमें समझने में दिक्कत भी आती है कभी कभी। ये लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि बोलकर भी हम टाइप कर सकते हैं, ये आजमा कर आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा है। लेकिन बोलकर टाइप करने के बाद सीधा उसे फॉरवर्ड मत कीजिएगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ शब्द गलत भी हो सकते हैं, उसको आपको ढूंढ कर उसे देखना है, करेक्ट करना है, ये होता है। गूगल कीबोर्ड द्वारा प्रदान किया गया एक रैपिड टाइपिंग टूल है ये, 26 अलग भाषाओं में, और शब्दकोश भी उसमें दिए हुए उन्होंने गूगल ने। सभी एंड्रॉयड स्मार्टफोन टैबलेट के साथ ये अनुकूल है, और गूगल का जो यूजर्स है बहुत है विश्व में। गूगल पर हम देखते हैं कोई भी हो बात होती है तो हम गूगल को पूछते हैं, तो गूगल पर सर्च करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उनके पास बहुत सारा भंडार है, डाटा है। जितना डाटा भाषा का मिलेगा उतनी वो भाषा विकसित होगी, तो उस पर भी हम ध्यान देना है कि ये जी बोर्ड द्वारा कीजिएगा। इसमें अनुवाद के चिन्ह भी है, सेटिंग में जाने के बाद बोलकर लिखना भी है, ऑफलाइन बोली पहचानने की सुविधा है, वो ऑफलाइन भी आपकी भाषा को समझता है और लिखता है। इंटरनेट से जुड़े बिना होता है, भाषा फाइल डाउनलोड करें, लेकिन जिस भाषा में आपको बोलकर काम टाइप करना है उस भाषा की फाइल अपडेट होनी चाहिए, ये देखिएगा, ये इसमें है। ये देखिए इसमें सेटिंग है, चिन्ह दिखाया हुआ है, उस पर हम सेट कर सकते हैं कौन सी भाषा आपको चाहिए हो। और एक है माइक्रोसॉफ्ट, एक बहुत बड़ा नाम है, इसमें हम वर्ड में काम करते हैं, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, तो इसमें उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर नाम का मोबाइल ऐप बनाया है, तो इससे 70 से ज़्यादा भाषाओं का अनुवाद कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट की बहुत ही अच्छी योजना है, गूगल के सक्षम, इसको भी आप आजमा कर देख सकते हैं। और एक भारत सरकार का महाशब्दकोश है, यानी पूरी भारत सरकार ने, राजभाषा विभाग ने ये महाशब्दकोश तैयार किया हुआ है, राजभाषा विभाग और सीडैक पुणे द्वारा।
खोजे गए शब्दों का उच्चारण द्वारा भी आप कुछ शब्द ढूंढ सकते हैं। उसका स्पष्ट लेआउट है, GIA है, आसान नेविगेशन है, वर्ण संयोजन में सूचीबद्ध शब्द किए गए हैं, प्रत्यक्ष शब्द खोज भी कर सकते हैं, द्विदिशात्मक यानी बाइलिंगुअल, हम अंग्रेजी लिखकर बोलकर उसका हिंदी शब्द ढूंढ सकते हैं या हिंदी में बोलकर अंग्रेजी शब्द ढूंढ सकते हैं। डोमेन वार शब्दकोश है, जैसे बैंक है, LIC है, आपका शिक्षा विभाग है, तो उसके अनुसार भी उन्होंने शब्दकोश इसमें दिए हुए हैं। ये महत्वपूर्ण है, ये होना आपके पास बहुत जरूरी है। ये देखिए, इस तरह से वो आपको गूगल प्ले स्टोर में इसका चित्र आता है। भारत सरकार का ये CDAC का है कोर्स, ई महाशब्दकोश, जिसे जरूर आप देखिएगा, आजमाइएगा। जैसे आजकल एंड्रॉयड मोबाइल और टैबलेट में अनुवाद सॉफ्टवेयर हमने देखे, गूगल ट्रांसलेट है, वो भी आप डाउनलोड करके काम कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट एक बहुत अच्छा अनुवादक है, लेकिन मशीनी अनुवाद अलग होता है और जो मानवीय अनुवाद होता है वो अलग होता है। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि जो सूचनात्मक होती है, जैसे मीडिया में वगैरह सूचना देना है या लेटर राइटिंग करना है, तो उसके लिए गूगल ट्रांसलेट अच्छा है। इसमें आप आजकल वो 90% शुद्धता देता है। मैंने पहले देखा था 15-20 साल पहले, वो बहुत खिचड़ी शब्द आते थे, पता नहीं था ये क्या लिख रहा है, क्या अनुवाद हुआ है। तो बहुत अलग शब्द आते थे, क्योंकि तब वो शब्द के लिए अनुवाद करता था। लेकिन गूगल में इतना डाटा बन गया है कि अब उन्होंने नई तकनीक विकसित की है। उस तकनीक के अनुसार वो आप वाक्य से अनुवाद करते हैं, वाक्य सेंटेंस टू सेंटेंस ट्रांसलेट होता है, वाक्यों का अनुवाद होता है, पहले शब्दों का अनुवाद होता था। तो इसलिए उसमें शुद्धता का प्रतिशत बढ़ गया है आजकल। और अंग्रेजी से अनुवाद कर सकते हैं, अंग्रेजी में प्राप्त SMS को आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। JPG फॉर्मेट पिक्चर में यदि कोई अंग्रेजी टेक्स्ट हो तो उसे आप कैप्चर करके हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। अंग्रेजी क्या कोई भी भाषा का शब्द मैंने सुना, आप जैसे तमिलनाडु जाते हैं या आंध्र प्रदेश जाते हैं तो वहां पर बस पर सिर्फ उनकी भाषाओं में लिखा होता है, वहां ना अंग्रेजी होती है ना हिंदी होती है, तो समझ में नहीं आता ये बस कहाँ जा रही है। आप अगर उसको कैमरे से फोटो निकाल के उसको ट्रांसलेट करेंगे गूगल ट्रांसलेट में, तो आपको उस गांव का नाम दिखेगा अपनी भाषा में, ये बस कहाँ जा रही है। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे हम किसी पर्यटन क्षेत्र में जाते हैं, होटल में जाते हैं, वहां पर सूचना लिखी होती है उनकी भाषा में, तो उसको भी हम मोबाइल द्वारा उसका पिक्चर लेकर उसको अनुवाद कर सकते हैं अपनी भाषा में। ये बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा उसमें विकल्प दिया हुआ है। और ये हम सिर्फ बोलकर टाइप भी अनुवाद भी कर सकते हैं, या हम कैमरे से फिल्म निकालकर उसका भी टेक्स्ट का अनुवाद कर सकते हैं, ये सुविधा उसमें है। या टेक्स्ट को भी, वर्ड को कॉपी पेस्ट करके भी अनुवाद कर सकते हैं। 103 भाषाओं के बीच अनुवाद उसमें है। भारतीय भाषाओं के लिए नए प्रोडक्ट और फीचर्स उन्होंने लाए हुए हैं और इसके लिए बहुत उनका कार्यालय सक्रिय है, जो बेंगलोर में है, मुंबई में है। न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन तकनीक है, जैसे मैंने बात की थी कि वो वाक्य से वाक्य का अनुवाद करता है। पहले शब्द से शब्द का अनुवाद होता था, बहुत खिचड़ी होती थी अनुवाद की, समझ में नहीं आता था। लेकिन ये इससे शुद्धता बढ़ी है 80%। लेकिन इससे साहित्य के मामले में बिल्कुल न लीजिएगा, क्योंकि मशीन ट्रांसलेशन है, कविता का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। ये मानवीय भावनाओं का जो ट्रांसलेशन अनुवाद है वो मनुष्य ही कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। संस्कृत, हिंदी सहित प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच इसका अनुवाद हो सकता है। भारतीय भाषाओं के लिए अच्छा परिणाम आ रहा है, सटीकता आ रही है। यही बात मैंने आपको बताई थी, उसी में है ये बात करें। गूगल डॉक पर भी काम कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन होते हैं आप, तो गूगल डॉक जैसे हम वर्ड फाइल में काम करते हैं उसी तरह गूगल डॉक पर भी हम बोलकर टाइप कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं। गूगल के जितने भी प्रोडक्ट है उसकी जो सुविधा है, उस सुविधा का प्रयोग आप गूगल डॉक में कर सकते हैं। अनुवाद है या शब्दकोश देखना है, करेक्शन है, या लिपि जैसे ग्रामर आपको चेक करना है, तो ये भी उसमें सुविधा है। गूगल वॉइस टाइपिंग के लिए आप नहीं जानते तो आप जरूर देखिएगा, उसकी सेटिंग होती है उसमें। गूगल वॉइस में आप जिस भाषा में आप टाइप कर रहे हैं वो लेते हैं। हिंदी भाषा को आप चुनते हैं तो हिंदी में बोलकर आप टाइप कर सकते हैं। तमिल भाषा को लेते तो तमिल भाषा में बोलकर टाइप कर सकते हैं। ऑफलाइन स्पीच भी कर सकते हैं।
और एक महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार की है कि भारत सरकार ने देखा है कि आजकल मोबाइल ऐप सब जगह सभी जगह आ रहे हैं। अब मैं ज्यादा तो समय नहीं ले रहा ना, समय है ना आपके पास सर? समय हेलो। समय समय मिलेगा ना? जी जी हेलो, सर। कितनी? हाँ सर, एक समय पाँच है दस पर मिनट प्लीज ठीक है, ठीक 5 मिनट। जी सर, ठीक जी सर, जी सर। ठीक। राष्ट्रीय मोबाइल गवर्नेंस सेवा पहल है ये। भारत सरकार ने देखा है कि मोबाइल पर काम बढ़ रहे हैं, तो भारत सरकार ने ये तय किया कि भारत जनता के लिए हमारी जितनी योजनाएं होती है, जानकारी होती है, फॉर्म्स होते हैं, तो वो सब मोबाइल द्वारा दिए जाए, ऐप द्वारा दिए जाए। तो राष्ट्रीय मोबाइल गवर्नेंस सेवा नाम का उनका जो नेशनल मोबाइल गवर्नेंस का जो प्रोजेक्ट है, आप उसमें देखिएगा। उनके अलग अलग सॉफ्टवेयर है, ये गूगल प्ले स्टोर पर नहीं मिलेंगे, भारत सरकार के वेबसाइट पर ही मिलेंगे। तो ये इस पोर्टल पर आपको बहुत सारे मोबाइल ऐप है, जिस भाषा को चाहते हो। वायरलेस नई मीडिया प्लेटफॉर्म है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत जरूरी है, सभी लोगों के लिए ये है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम मोबाइल ऐप का प्रयोग करते हुए अपनी भाषा को बढ़ाए, भाषा को समृद्ध करें। स्मार्टफोन के तकनीक को जानना बहुत जरूरी है। कि जैसे हम सोचते हैं कि स्मार्टफोन आ गया तो मैं स्मार्ट हो गया, ऐसा बात नहीं है। स्मार्टफोन की जो तकनीक है उसको जानना चाहिए। आप जैसे यूट्यूब पर सुनिए, या उसके जो प्रो मोबाइल के संबंधित जो फीचर्स होते हैं उसकी जानकारी लीजिएगा, और तभी अपनी भाषाओं को हम आगे लेके जा सकते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल में भाषा संबंधित ऐप का परीक्षण करें, प्रयोग करें, और जो भी कुछ कमियां हैं तो बताइएगा उनको। मोबाइल की सहायता से आप वर्ड, पीपीटी, एक्सेल आदि प्रकार की फाइल भी बना सकते हैं, और आपके लैपटॉप, कंप्यूटर पर भी वो खुल सकती है। ये भी उसमें सुविधा है। शब्दकोश, अनुवाद, वॉइस टाइपिंग से भाषा का प्रचार प्रसार करते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने कुछ मोबाइल ऐप की जानकारी आपको दी है। तो करने के लिए बहुत बहुत और बहुत तो कुछ दुष्यंत कुमार की पंक्ति है। हो गई है पीर पर्वत से अब पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे नहीं तो तेरे दिल में सही आग बात जलनी चाहिए। तो मित्रों, भाषा संबंधी जिज्ञासा होनी चाहिए, और कोई भी जगह पर कर सकते हैं। नमस्कार। धन्यवाद सर। जी जी। सर, आपके वक्तव्य से हम इतना कह सकते हैं कि आने वाला समय कंप्यूटर के जगह मोबाइल की अनिवार्यता प्रमाणित कर दिया है। अब जो कुछ अब तक हम कंप्यूटर पे काम करते रहे, वह सब काम हम अब अपने मोबाइल पर कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने आज की कार्यशाला में हमें जिन मोबाइल ऐप्स की जानकारी प्रदान की, उससे हम सभी निश्चित रूप से लाभान्वित हुए हैं। सर, आपने आज की कार्यशाला में जिन मोबाइल असिस्टेंस लर्न ऐप के बारे में हमें अवगत कराया, हम सभी अपने मोबाइल में इन ऐप का और अधिक प्रयोग करके हम इनके लिए हम और भी फ्रेंडली यूजर्स बनेंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं धन्यवाद की औपचारिकता के लिए अपनी अग्रजा हिंदी विभाग की सहयोगी प्राध्यापिका आदरणीय डॉक्टर सुनीता मिश्रा मैडम को आमंत्रित कर रहा हूं। मैडम, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद सर। मोबाइल ऐप्स हमारे लिए आज कितना लाभदायक हो गया है, और कितनी आसानी से हम कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, इसकी जानकारी आज विजय सर ने जो दी, बहुत अच्छी जानकारी थी। बहुत सारी चीज़ों से शायद मैं भी अवगत नहीं थी, जिसको आज हमने जाना। सर, आपका ये वक्तव्य जो है हमारे लिए बहुत लाभकारी रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ।
जश्न आज़ादी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला की तीसरी कड़ी के अतिथि वक्ता श्री विजय नगरकर सर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने मोबाइल ऐप्स एवं राजभाषा हिंदी प्रयोग विषय पर अपना ज्ञानवर्धन वक्तव्य देकर हम सभी को लाभान्वित किया। सर, हम आपके हृदय से कृतज्ञ हैं। बहुत बहुत आभार। मैं आभारी हूँ मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष एवं सभी माननीय सदस्यों का, जिनकी प्रेरणा से और जिनके मार्गदर्शन से हम सभी कार्य सफलतापूर्वक कर सकते हैं। मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ हम सभी के प्रेरणा स्रोत प्राचार्य डॉक्टर संतोष कौल काक मैडम का, जिनके उचित मार्गदर्शन में हम हर कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक कर पाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ सरल एवं सहज स्वभाव वाली कनिष्ठ महाविद्यालय की उप प्राचार्य श्रीमती क्षमा तामानकर मैडम का, जिनका स्नेह एवं सहयोग हमेशा मिलता रहा है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मनोविज्ञान की सहयोगी प्राध्यापिका एवं मंत्रणा काउंसलिंग सेल की प्रमुख, सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रमुख हमारी आदरणीय सुश्री श्रुति रानाडे मैडम का। मैडम, आपका सतत मार्गदर्शन व प्रेरणा हम सबको प्रेरित व प्रोत्साहित करती रहती है। मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ महाविद्यालय के IQAC की कोऑर्डिनेटर एवं कॉमर्स विभाग की प्रमुख डॉक्टर नूरुजिया काजी को, जिसके सहयोग से हम कोई भी कार्यक्रम करने में सफल होते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न महाविद्यालयों के प्राध्यापकों, प्राध्यापिकाओं, शोध छात्राओं एवं अन्य सभी की उपस्थिति का हृदय से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं डॉक्टर गिरीश शर्मा जी की भी डॉक्टर गिरिधर शर्मा जी के भी, माफ़ कीजिएगा, हृदय से शुक्रगुजार हूँ, जो हमारे हर कार्यक्रम में समय निकालकर जुड़े रहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार। मैं आभारी हूँ डिग्री व जूनियर कॉलेज के सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ की, जिनके सहयोग से हम हर कार्यक्रम अत्यंत सहज, सरल और सफल रूप में कर पाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आज के अतिथि व्याख्यान की औपचारिक शुरुआत करने व आज के अतिथि वक्ता से हम सभी को परिचित कराने वाले हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री रामलखन पाल सर का, जिनके कुशल संचालन ने कार्यक्रम को एक सूत्र में बांधकर सुचारू रूप से संपन्न किया। अंत में मैं अपनी प्रिय छात्राओं को तो भूल ही नहीं सकती, हृदय से आप सभी का आभार। सभी प्रतिभागियों एवं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी का मैं अंत में हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आप सभी से निवेदन है, राष्ट्रगान के लिए कृपया खड़े हो जाइए। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। जी सर। आप सभी का पुनः आभार। कार्यक्रम यही समाप्त होता है।